What are the features of our constitution that are making our polity to be federal, and what are the features that are making our polity toward the unitary form of government? So hello guys, I'm Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And today we are going to discuss about the features related to federal as well as unitary form of government that are present in our polity. So let's get started off and discuss about those things. But before moving further guys, this is the part 2 of this video. If you had not watched the part 1, then I request you to go back and watch that video first and then come to this video. So now let's get started off with the video of today. So let's get started. So guys, before moving further, let's quickly revise what we had discussed in the earlier video. So in the earlier video, we firstly discussed कि कितने तरह की पॉलिटी हो सकती है, फेडरल हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है, और वो दोनों क्या होती हैं. We had discussed under this particular point. Then we discussed कि फेडरेशन होता क्या है, फेडरेशन कितने टाइप की हो सकती है. पहले हमने देखा था कि पॉलिटी कितने तरह से हो सकती है, फेडरल हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है. फिर हमने देखा जो फेडरेशन है वो कितने तरह की हो सकती है, वो इंटीग्रेशन से भी हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन के थ्रू भी फॉर्म्ड होती है. तो वो हमने पर्टिकुलरली यहाँ डिस्कस किया और इसके अंदर हम इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे. फिर हमने इंडिया के पेक्युलर फीचर्स देखे थे दैट आर pertaining toward the polity that we do have. And now is the time to move toward the particular features जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाते हैं. उसके बाद हम देखेंगे वो फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं. एंड देन एट द एंड वी विल बी critically evaluating the form of government that we do have, like federal as well as unitary. So let's get started with the federal features first. So if we talk about federal features, so सबसे पहले आता है dual polity. जब हमने फेडरल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन अ टेबुलर फॉर्म कि यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ पे हमने देखा था वहाँ पे ड्यूल पॉलिटी होगी. अब इंडिया के केस में भी ड्यूल पॉलिटी है कि सेंटर में भी गवर्नमेंट है देन स्टेट में भी गवर्नमेंट है. ऑल्दो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास लोकल बॉडीज भी है. तो हमारे पास 2 टायर गवर्नमेंट डेफिनेटली इस तरह से एग्जिस्ट करती है. तो ड्यूल पॉलिटी में क्या है, अब जो सेंटर है उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन पे काम कर रहा है, जो स्टेट है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन पे काम कर रहे हैं. सो दैट मीन्स हर किसी की अपनी ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड है. और जब हमने फेडरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट में हमने उसका फीचर यही समझा था कि उसमें ड्यूल पॉलिटी होती है और उनकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ज्यूरिसडिक्शन जिसमें वो काम करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए जो इंडिया के केस में है. तो ये पर्टिकुलर फीचर हमारा पर्टेन करता है टुवर्ड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देन कम्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. ये भी हमने जब फेडरल पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था तब हमने उसके एक फीचर में देखा था कि वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली रिटन है, वो हम सबको पता है. देन कम्स डिवीजन ऑफ पावर कि जो पावर है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स वो क्लियरली मेंशन्ड है. अभी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ जो पावर है वो क्लियरली मेंशन है. जैसे अगर हम सेंटर और स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेंटर जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी जो लॉज है वो मेकअप कर सकते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं. स्टेट जिसमें कर सकती हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों अपने लॉज मेकअप कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. और पर यहाँ पे ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फेडरल पॉलिटी, बट यहाँ पे एक चीज़ और याद करने की है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स मेंशन है, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, इन केस जो सेंटर ने लॉ बनाया और जो स्टेट ने लॉ बनाया दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए तो डेफिनेटली किसका जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, सेंटर का. सो दैट मीन्स फेडरल तो है बट यूनिटरली बाइज्ड है. उसके बाद ये हमने 3 लिस्ट की बात करी, पर हर चीज इन 3 लिस्ट में तो मेंशन नहीं है. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो वो सब्जेक्ट्स जो है उन्हें हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोल देते हैं. जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि कुछ भी बच गया उसे रेजिडरी बोल देते हैं. तो वो जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं वो किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आ जाते हैं, यूनियन की, दैट मीन्स सेंटर की. तो वहां पे भी क्या हो रहा है, सेंटर के साथ बायस्ड हो रहा है. मतलब ऑल्दो हमारी पॉलिटी फेडरल है दैट्स ट्रू, बट फिर भी वो यूनिटरीली बायस्ड है. तो वैसे तो हम फेडरल के अंदर ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे बट स्टिल आई थॉट टू जस्ट डिस्कस दैट विद यू. देन कम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता है इंडिया के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है. सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी
कोई भी लॉ बनता है और वो कॉन्ट्राडिक्शन में आता है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसे अपहेल्ड किया जाएगा। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो वही आता है कि फेडरल पॉलिटी में एक फीचर ये भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होने का मैंने आपको तब भी रीज़न एक्सप्लेन किया था कि हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि जो हमारी पॉलिटी में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, जो उनके वर्किंग की, जो जुरिस्डिक्शन की ड्यूल पॉलिटी में, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। और हम इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मुश्किल हो, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और साथ के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होना चाहिए। और इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होगा तो हम वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे ड्यूल पॉलिटी में जो हम देना चाहते हैं। हम ड्यूल पॉलिटी की सारी जुरिस्डिक्शन, सारी पावर्स हम इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस को ही फ्लेक्सिबल बना देंगे, बहुत इजी बना देंगे, तो उस केस में वो प्रोटेक्शन ही उसे नहीं मिल पाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो ड्यूल पॉलिटी में जो पूरी जुरिस्डिक्शन किस तरह से डिफाइंड है, सब कुछ पावर डिसिपेशन जो हमने बताया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। वो इसलिए किया गया है ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी रहे। रिजिड क्यों रहे? अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 अगर अमेंडमेंट लेके आना वो इतना ईजी नहीं होता है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो वो जो पर्टिकुलर एक हम लोग बोलते हैं ना कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या बना रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बना रहा है। देन कम्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया के केस में है, हम सबको पता है कि इंडिया के केस में इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। दैट मीन्स जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। हम लोग हमेशा बोलते हैं जब हम जुडिशरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया में वी एग्री कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उसके नीचे सब कोर्ट्स है, बट ये सब लोग हम लोग अपने, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैंने हायरार्की में बता दिया, बट एक्चुअली ये सब इंटीग्रेटेडली काम कर रहे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये एक स्पेशल फीचर है हमारी जुडिशरी का। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है जो हमारे पास है, बट उसके साथ साथ उसके इंडिपेंडेंस को भी पर्टिकुलरली इंश्योर किया गया है क्योंकि जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव को अकाउंटेबल रखना है। तो इसलिए हमारे केस में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और ये जो फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर पर्टेनिंग टुवर्ड द फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी। देन बाइकैमरलिजेशन या बाइकैमरलिज्म, यह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया की जो पॉलिटी है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जिनके बारे में हम ये बोल सकते हैं जो ये दिखाते हैं कि इंडियन पॉलिटी जो है वो फेडरल है। अभी हमने फेडरल पॉलिटी डिस्कस किया, अब इसके बाद बात आती है, हम तो ये बोल रहे थे कि फेडरल के साथ साथ यूनिटरीली बाइज्ड है, तो अब यूनिटरीली बाइज्ड कैसी है वो देखते हैं। वो देखेंगे हम यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम लोग आसपास भी हमेशा यही देखते हैं कि हमारे केस में सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेंटर स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हमने बोल दिया कि स्टेट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, सेंटर की अपनी जुरिस्डिक्शन है, पर आपने इमरजेंसी ज़रूर सुना होगा। नेशनल इमरजेंसी तो अलग चीज़ है, मगर अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस की भी बात करें, तो वहाँ पे भी क्या है कि स्टेट में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और वो इस कंडीशन पे भी लग सकता है कि अगर सपोज जो स्टेट है वो जो भी सेंटर उन्हें बोलती है कि आपको ये कंडक्ट करना है या आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, सेंटर की पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट नहीं ढंग से कर पा रही है, तो उस केस में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हम लोग बोल सकते हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसलिए उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो ऑल्दो स्टेट के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस कर्टेल हो रहा है, वहाँ पे सेंटर ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। अगर सेंटर चाहे तो वो इस टर्म पे भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, अगर उन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने बोला था, जो लॉ मेकअप किया था या जो पॉलिसी मेकअप हुई थी, वो जो स्टेट है वो उसे ढंग से काम नहीं कर पा रही, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो सेंटर है उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। देन स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल। मैंने आपसे बहुत बार ये डिस्कस किया है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि हमारी जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने, हमारी जो फेडरेशन है वो इस तरह से वो बाय एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुई है। तो जब आप एग्रीमेंट के थ्रू इकट्ठे नहीं हो तो आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई राइट नहीं है कि कल को आप इंडिया से अलग हो सकते हो। तो इसलिए हमारी जो फेडरेशन है या हमारी जो यूनियन है, फेडरेशन नहीं हम यूनियन बोलेंगे, तो हमारी जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है।
बट जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज चेंज करना, ये सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। सो दैट मीन्स जो स्टेट्स है वो इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टेबल है। उनकी बाउंड्रीज चेंज हो सकती है, कल को स्टेट्स मर्ज हो सकती है, स्टेट्स की आइडेंटिटी खत्म हो सकती है, न्यू स्टेट्स एमर्ज हो सकती है। तो ये सारी की सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के केस में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया थ्रू आउट इंडिया एक ही कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। और इसी वजह से हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफी लेंथी भी है, क्योंकि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है हमारी पॉलिटी के, हमारी सोसाइटी के, उन्हें टैकल करने की कोशिश की गई है। अब जब आप फीचर्स टैकल करने की कोशिश करोगे उसमें होगा क्या, आपको बहुत सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इसलिए वो और लेंथी होता चला जाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अभी हमने ऊपर जब फेडरल पॉलिटी के अंदर डिस्कस किया था, हमने बोला था रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट हर चीज इंडिया के केस में रिजिड नहीं है। आप देखोगे इंडिया में अगर हम फेडरल की बात कर रहे हैं तो हम यूनिटरी की बात कर रहे हैं साथ के साथ, कि फेडरल के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी भी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटी है वो सेकुलर है, पर हम फिर बोल देते हैं सेकुलर तो है बट हम रिलीजन के अफेयर्स में भी अब इंटरफेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से किसी चीज को ऐसा आउट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम बिल्कुल एक पॉइंट पे हैं। आप लोगों को बोला जाता है कि वाइल बीइंग इन सिविल सर्विसेज यू हैव टू वर्क इन ग्रे जोन्स, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी वर्किंग इस तरह से कि हम हमेशा से ग्रे जोन में ही रहते हैं। हम दोनों चीजों को ऑप्ट करते हैं, बट अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं किसी चीज का पलड़ा भारी कर देते हैं, कभी दूसरी चीज का पलड़ा भारी कर देते हैं। तो इसलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर भी इस तरह से, वैसे तो रिजिड है जो हमने अंडर आर्टिकल 368 देखा, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिन्हें हम बहुत ईजिली बाय सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू ही हम उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब सिंपली हम उसे सिंपल मेजोरिटी से ही उसको अमेंड कर सकते हैं। तो वो क्या बना रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? फ्लेक्सिबल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। देन नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ऑल्दो दिस इज अ यूनिटरी फीचर, अब जैसे आप यूएस के केस में बात करो तो वहां पे आप किसी भी स्टेट से आते हो तो आपकी इक्वल अमाउंट ऑफ सीट्स हो जाएगी, राइट, हाउस में। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, जो स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी सीट है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है इन द हाउस। अब यहाँ पे भी फिर हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेट्स की इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही है। देन कम्स इमरजेंसी प्रोविजंस। वो हम सबको पता है कि जब आप इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं तो वहां पे हमारी पॉलिटी फेडरल होने के बावजूद भी पूरी तरह से यूनिटरी बन जाती है, जहां पे सारी की सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब कैपिटल एस वाला, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास सारी की सारी पावर अकोमोडेट हो जाती है। देन सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया थ्रू आउट द इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम विद इन द स्टेट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप्स नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सिटीजनशिप भी सिंगल है। और वो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि इंडिया हमेशा सिंगल सिटीजनशिप को ही प्रमोट करता है। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऊपर हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और मैंने आपको तब भी बोला था कि इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट तो है पर साथ में इंटीग्रेटेड भी है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। अब देखो इंटीग्रेटेड में क्या होगा, इंटीग्रेटेड है दैट मीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब लोग इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ के लिए था? थ्रू आउट द कंट्री। हाई कोर्ट किसके लिए था? थ्रू आउट द स्टेट। अब होगा क्या, जब वो इंटीग्रेटेड है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि दे ऑल आर इक्वल, बस उनके जुरिस्डिक्शंस डिफरेंट है। अब जब वो इंटीग्रेटेड है तो कहीं ना कहीं वो उन्हें हम ये नहीं बोल सकते वो एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है वो हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट्स है वो उन्हें एज अ रेफरेंस यूज कर लेते हैं, और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड बिल्कुल है। देन कम्स ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसे रिक्रूट कौन कर रहा है, अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर पे हो रहा है। और उसकी जब वो वर्किंग करता है तो वो वर्क कहाँ कर रहा है? स्टेट में। और रिपोर्टिंग किसे दे रहा है? सेंटर को। आई होप दिस यू ऑल मस्ट बी नोइंग। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो वहां पे वो स्टेट में तो है, पर वो स्टेट में रहते हुए भी अकाउंटेबल एक तरह से हम बोल लेंगे तो वो सेंटर को ज्यादा है, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा उधर हो रही है। तो इस वे में वो स्टेट की अथॉरिटी या हम लोग बोले इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट करता है। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, देन इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी जैसे सीएजी रिपोर्ट। देन सीएजी के बारे में जरूर अभी भी काफी चल रहा है तो आप लोग देखते होंगे।
तो पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, जो मैंने आपको बोला कि ऑल्दो वैसे तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उनकी भी बात है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों अपनी रूलिंग दे सकते हैं, बट होगा क्या अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन में होगा तो सेंटर की पावर जो भी रूलिंग है या सेंटर का जो भी लॉ है वो प्रिवेल करेगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर एक तरह से सबसे बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पे इसलिए आ जाता है क्योंकि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंटर। और जब स्टेट में कुछ भी उन्हें काम करना है तो एट द एंड मतलब जैसे सेंटर में हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का एसेंट लेना होता है, वहां पे गवर्नर का एसेंट होगा। अब होता क्या है बहुत बार, जैसे अभी तमिलनाडु का हम लोगों ने केस देखा था, तो उस केस में गवर्नर ने बहुत देर तक जो बिल्स उनके पास 12 बिल पेंडिंग थे उनके ऊपर कोई भी डिसीजन ही नहीं लिया, अपना एसेंट नहीं दिया, क्योंकि वहां पे टाइम फ्रेम नहीं लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम फ्रेम में जो गवर्नर है उन्हें अपना रिस्पॉन्स देना है। और जब फिर बाद में उनका कोर्ट में केस जाता है फिर वो जाके प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि गवर्नर कर सकते हैं कि अगर वो चाहें वो कोई भी बिल जो उनके पास असेंट के लिए आया वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें रिकमेंड ही करना था तो उसमें 3 साल का टाइम क्यों लगा। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो दूर से तो फेडरल दिख रही है हमारी पॉलिटी, बट इंटरनली कहीं ना कहीं वो यूनिटेरली बायस्ड है। अब इन सारे सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है, सेंटर के पास बहुत सारी पावर आती जा रही है। देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वही सेंटर के और वही स्टेट के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसके इसमें क्या है, जो हमारी इलेक्शन मशीनरी है वो भी इंटीग्रेटेड वे में वर्क कर रही है। दैट मीन स्टेट की अपनी अलग से मशीनरी नहीं है। देन वीटो ओवर स्टेट बिल, वो हम सबको पता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो जो स्टेट बिल्स हैं उनके ऊपर वीटो कर सकता है, मतलब वीटो मतलब उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सो दीज ऑल आर द आई बिलीव जो हमने फेडरल में डिस्कस किया था उसमें सर्टेन पॉइंटर्स थे, बट जब हम यूनिटरी फीचर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दैट आर पर्टेनिंग टुवर्ड द यूनिटरी फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी पॉलिटी फेडरल है, पर वो फेडरल होते होते बहुत हद तक यूनिटेरली बायस्ड है। इसीलिए हमारी पॉलिटी जो है वो अपने तरीके की है, क्योंकि मैं जैसे आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमने हर चीज़ को अपनी जो पूरी पॉलिटी है या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, बट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो इसीलिए हमने फेडरल और यूनिटरी बायस जरूर रखा है। कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड भी आता है। क्यों होता है जस्टिफाइड, इसका मिसयूज होगा, ठीक है, वहां पे हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं यूनिटेरली बाइज्ड होना हमारे लिए कंपल्शन भी है बिकॉज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। हो सकता है जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए जो इंडिया की यूनिटी के लिए थ्रेट हो जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सेंटर है उसके पास ज्यादा पावर जाना इज नेसेसरी, बट उसके साथ साथ जो सेंटर के पास ज्यादा पावर है उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल रखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमारे पास जुडिशरी है। देन कम्स क्रिटिकल इवेल्युएशन। लेट्स critically evaluate all those things that we had discussed up till now. Large number of unitary और non-federal features are tilting balance of power in favor of center. ये आपने अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि जो ये unitary features हैं ये काफी हद तक जो पावर है उसे सेंटर की तरफ को टिल्ट करते हैं। और केसी वेयर रिमार्क्ड, इंडियन यूनियन इज यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary features. क्योंकि some political thinkers और some political scientists they are remarking कि जो हमारी पॉलिटी है उसमें क्या है, हमारी काफी हद तक यूनिटरी स्टेट है और कुछ फीचर्स हमारे पास फेडरल पॉलिटी के हैं। बट होना क्या चाहिए था कि काफी हद तक फेडरल होती और कुछ फीचर्स यूनिटरी फॉर्म के होते। तो बेसिकली दे वांट टू से कि ज्यादा तौर पे हमारी जो पॉलिटी है वो यूनिटरी है। जैसे मैंने आपको बोला ना, वी हैव फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी बायस। उनका कहना ये है वी हैव यूनिटरी पॉलिटी विद सम सॉर्ट ऑफ फेडरल बायस, मतलब उनका कहना इस तरह से है। सो अकॉर्डिंग टू के संथनम, टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग यूनिटरी बायस आर first dominance of center in the financial spheres and dependence of states upon central grants, and second emergence of powerful planning commission which control development process in the state. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक निकल के आता है जिसके लिए आपको जरूर प्रिपेयर होना चाहिए। जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ही इस तरह से लॉ मेकअप होगा या जो फेडरल पॉलिटी है उसमें ये इश्यूज है, वो अपनी जगह पे है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या निकलती है, जो फाइनेंशियल स्फेयर में जो सेंटर की डोमिनेंस है
वो सारे का सारा गेम ही चेंज कर देती है। आप देखो, जब हम बजट की बात करते हैं, जब हम ग्रांट्स की बात करते हैं, और आप देख रहे होंगे आजकल भी आप न्यूज़ भी फॉलो करते होंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट है, जो वो बजट में भी जो एलोकेशन होता है वो 41% से 40% लेना चाहती है। फिर उसके बाद वो कह रही है कि हम टैक्स कम कर देंगे, बट हम फीस और फीस वगैरह लगा देंगे, सरचार्ज लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं कि जो सेंटर है उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाए और स्टेट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे। और एनी हाउ जो ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं उसके उसके दौरान भी जो सेंटर है उसका ज़्यादा से है वो किस स्टेट को कितनी ज़्यादा मनी देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या राइज होती है, देखो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, सेंटर पॉलिसीज फॉर्म करेगा, सब कुछ करेगा, वी आर एग्रीइंग ऑन दैट पॉइंट, बट एट द एंड उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट, राइट? तो इसलिए स्टेट को ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, और स्टेट से ज्यादा अब फिर वही आ जाता है, जैसे स्टेट अपनी मनी कंस्ट्रेंट के लिए बोलते हैं, तो जब मनी कंस्ट्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में या म्यूनिसिपैलिटीज में आते हैं, तब वो ही स्टेट्स खुद सेंटर वाला रोल प्ले करते हैं और वो खुद वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं देना चाहते। तो वही है, जब अपने पे आती है बात तो हमें फील होता है, पर जब दूसरे पे आती है तब वी आर लाइक वेरी रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग। तो जो सेम सिनेरियो सेंटर और स्टेट में हो रहा है, वही सेम सिनेरियो हम बोल सकते हैं स्टेट और जो लोकल बॉडीज है उनके बीच में होता है। अब होना क्या चाहिए था, जिस तरह की हमारी पॉलिटी है या जो गांधीयन व्यू है, हम उस वे में अगर सोचें तो जो हमारी लोकल बॉडीज है, क्योंकि वो रूट लेवल पे काम कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए, ज़्यादा इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, ताकि वो एक्चुअल में चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सके। हमारे इस केस में क्या है, हम टॉप डाउन इफेक्ट देखते हैं या टॉप डाउन पॉलिसी डिसमिशंस होती हैं। वी थिंक अबाउट ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि ऊपर से ट्रिकल होके नीचे आए, सेंटर ने बैठ के अपने रूम्स में बैठ के बहुत अच्छे से एजुकेशन, आप कितनी भी एजुकेशन ले लो, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, बट स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड द पेक्युलर फीचर ऑफ एनी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी है, अगर हम लोकल बॉडीज को ढंग से इन्वॉल्व करेंगे तो हर चीज जो हम लोग इतनी इतनी पॉलिसीज बनाते हैं, इतनी स्कीम्स लेके आती हैं हमारी गवर्नमेंट्स, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होने में आसानी हो जाएगी। सो इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड कि जैसे हम सेंटर और स्टेट की बात कर रहे हैं कि सेंटर कहीं ना कहीं मनी अपने हाथ में रखना चाहती है, स्टेट्स को उतना ज्यादा अच्छे से नहीं देना चाहती है, तो वैसे स्टेट भी मनी अपने हाथ में रखना चाहते हैं और लोकल बॉडीज को नहीं देना चाहते, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीवन वांट टू गिव अवे टू ईच अदर, बट जब पैसे की बात आती है nobody want to share that. But anyhow, this is a bigger question on which you have to think about, and these are the two reasons because of which हम लोग यहाँ पे दो reasons क्या बोल रहे थे। सबसे पहला कि dominance of center at the for the financial sake, और उसके बाद जो planning commission था इंडिया के केस में, although that's not there, नीति आयोग है, so they controlled all development process, कि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस बनाते थे, वो पूरी प्लानिंग करते थे एंड अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क करती थी। तो ये दो रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू के संथानम, कि जिसके कारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मोर यूनिटरी बायस। So ever observed that Indian Constitution is mainly federal with unique safeguards for enforcing national unity, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, some sort of that thing, कि ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने नेगेटिव चीज देखा, सबसे पहले हमने नेगेटिव देखा, हमने क्या देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल विद यूनिटरी बाइस की जगह पे यूनिटरी विद फेडरल बाइस है, दैट इज मोर यूनिटरी देन बीइंग अ फेडरल। फिर हमने देखा कि नहीं, पर इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। दो कारण क्या हो सकते हैं, वही जैसे हमने बोला कि जो सेंटर है उसका फाइनेंशियल स्फीयर में ज्यादा से है, और दूसरा हमने देखा प्लानिंग कमीशन के कारण। फिर हम तीसरी चीज ये बोल रहे हैं, अब हमने बैलेंस्ड व्यू में आना है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो पॉलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ठीक है, हमारा फेडरल है जो स्ट्रक्चर है, और फिर भी यूनिटरी बाइज्ड है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी ग्रोथ बढ़ती चली जाए। अब नेशनल यूनिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रीजनल एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, देयर माइट बी अ सर्कमस्टांसेस कि जहां पे हमें अपनी नेशनल यूनिटी के ऊपर ही थ्रेट आ जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो, इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल पावर्स दी गई हैं टू द सेंटर। बट डेफिनेटली जब कोई पावर आती है तो उसके साथ ड्यूटी भी आती है, तो ड्यूटी में they have to act responsibly, but to have that thing in work, हमें भी एज अ नॉर्मल सिटीजन अवेयर होने की जरूरत है, और हमें उन्हें अकाउंटेबल रखने की जरूरत है। और आजकल वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड वॉचिंग रील्स एंड ऑल दोज थिंग्स एंड नॉट आस्किंग द रियल क्वेश्चंस दैट शुड बी आस्क्ड इन एनी पॉलिटी। सो वी हैव टू थिंक डाउन द लाइन दैट। फिर आता है केस, बॉम्बे केस, जिसके बारे में
हमें अब डिस्कस करना है एट द एंड। इन दिस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड करेक्टराइज्ड फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखी थी, तो यहाँ पे वही कहा जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके अकॉर्डिंगली जो फेडरलिज्म है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसलिए आप इसे छेड़ नहीं सकते हो। द फैक्ट दैट अंडर द स्कीम ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन greater power is conferred upon center vis-a-vis states does not mean that states are mere appendages of center. States have independent constitutional existence. यहाँ पे ये बोला जा रहा है जुडिशरी के द्वारा, क्योंकि फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है, सो यू कांट चेंज इट। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ठीक है सेंटर के पास ज्यादा पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट कुछ भी नहीं है। स्टेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, उनकी अपनी पावर्स है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, तो डेफिनेटली वो काम करेंगी। अब देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का यहाँ पे यही फायदा है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इसी कारण पे हमारे बहुत सारी चीजों में हम बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं? अब जैसे अगर यहाँ पे हमारी जुडिशरी बोल रही है कि स्टेट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, तो दैट मीन्स कि अगर इन केस कल को सेंटर एक पॉइंट के बाद सीड होता है तो वहां पे जुडिशरी इंटरवीन करेगी और वहां पे उन्हें अकाउंटेबल ठहरा के उनकी लिमिट्स में उन्हें पुट बैक करेगी, राइट, कि तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी पॉलिटी में, इसीलिए चेक एंड बैलेंसेस का जो कंसेप्ट है उसे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया। तो एनी हाउ अगर हम क्रिटिकली इवेल्युएट करें तो हमने एट द एंड क्या समझा है कि जो हमारी जो पॉलिटी है उसका फेडरलिज्म का जो एक कंसेप्ट है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। सो दैट मीन्स नो वन कैन चेंज इट, पार्लियामेंट और द सेंटर दे कांट लाइक ओवरराइट इट। और उसके बाद जो हमारे स्टेट्स हैं उनका एक अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए आप उसे थ्रेट नहीं कर सकते हो। सो बाय दिस वी actually end up our discussion and critically evaluated on the federal system that we do have, and I hope that's very much clear for you। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको अदर डायमेंशंस देने की भी कोशिश की है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप उन डायमेंशंस के ऊपर थॉट प्रोसेस रखें और उन्हें एक बार सोचें, उन लाइंस पे सोचें, ताकि आपको काफी चीजों में और इंफॉर्मेशन मिले। So at the end, let's discuss and revise the things that we had discussed in this particular chapter. Firstly, we discussed what is federal and unitary form of government. Then we discussed federation, two types का हो सकता है, by integration, by disintegration. Then we understood कि इंडिया के केस में क्या क्या फीचर्स है फेडरल पॉलिटी के। फिर हमने फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली डिस्कस किए, फिर हमने यूनिटरी फीचर्स पर्टिकुलरली डिस्कस किए वो क्या क्या हैं, और फिर हमने क्रिटिकली इवेल्युएट किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया के केस में वो कैसे एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो भी डिस्कस किया। So that was it for this particular video. I hope you enjoyed the video and you understand lot of concepts. If you do, then hit the like button and also subscribe to the channel if you hadn't yet. And I request you guys, I conduct a free masterclass over which I handhold people, the aspirants that are preparing for UPSC, to go through this whole UPSC preparation effortlessly. If you want to register for the same, you can do that by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. And that was it for this particular video. I hope you enjoyed that. I will meet you all in the next video with the next topic. Till then, before moving out, always remember guys, just give me your feedback, whatever you feel about the video, in the comment box below. So I will see you all in the next video. Till then, bye bye.